वंदना की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उसकी मालकिन ने आकर उसे बताया कि उसका बेटा उसकी बेटी अक्षरा को पसंद करता है। पर मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके यहाँ सालों से नौकर हूँ और मेरी बेटी अक्षरा। नहीं नहीं, वो आपके बेटे से प्यार नहीं करती। पता है मुझे वंदना, तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है और उसने जिद ठान ली है कि वो शादी करेगा तो अक्षरा से ही करेगा। मैं और उसके बाबा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। अब मैं क्या बताऊं, इकलौता बेटा है। नहीं नहीं मालकिन, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहाँ मैं आपकी नौकर और कहाँ मेरी बेटी अक्षरा। आप जैसे अमीर लोगों के घर में रिश्ते भी अमीर घरों से ही आने चाहिए। मैं यहाँ न तुम्हारी गलती निकाल रही हूं, न अक्षरा की गलती निकाल रही हूं। मैं तो अपने बेटे की वजह से परेशान हूं। उसने तो ठान लिया है कि वो शादी करेगा तो अक्षरा से ही करेगा। मालकिन का बेटा अनुराग 5 साल से विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब वो वापस आए तो एक दिन उसे अक्षरा अपने गार्डन में दिखाई दी। वो उसे देखता ही रह गया और उसके बाद उसने अपने घर वालों से शादी की सीधी बात कर दी। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि शादी करेगा तो अक्षरा से ही करेगा। और उधर मालकिन की बात सुनकर वंदना, मालकिन ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। समझ नहीं आ रहा हाँ करूं कि ना करूं। क्या गुदगुदा रही हो माँ? किसके लिए हाँ कहना और किसके लिए नहीं? तुम अनुराग को जानती हो ना? कौन? अपने साहब का बेटा? हाँ, उसे क्या हुआ? ठीक ठाक तो घूमता रहता है। सच बता अक्षरा, तेरी उससे कोई बात तो नहीं हुई है? तुम कैसी बात कर रही हो माँ? मैंने उसे सिर्फ दूर से देखा है। मैंने तो आज तक उससे बात भी नहीं की है। मालकिन आई थी आज, बोल रही थी कि अनुराग के लिए तेरा हाथ दे दूं। ये क्या कह रही हो तुम माँ? कहाँ वो, कहाँ हम? पर उधर अनुराग ने भी ठान लिया था कि वो अक्षरा से ही शादी करेगा और इकलौते बेटे के सामने उसके माता पिता को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने फिर अक्षरा और अनुराग की शादी कर दी। देखो बेटी, अब ये तुम्हारा ससुराल हो गया है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पर माँ, तू कहाँ जाएगी? कहीं भी चली जाऊंगी, इतना बड़ा शहर है। बस बेटा, यहाँ आराम से रहना। किस्मत ने तुम्हें इतने अमीर घर में भेजकर तुम्हें भी अमीर बना दिया है। ये सुनकर अक्षरा मन ही मन खुश हो जाती है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने अमीर घर की बहू बन जाएगी। उसकी माँ वहां से चली जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने माँ को जाने क्यों दिया? वो भी यहीं पर रहती है और उन्हें क्या जरूरत थी कि वो इस घर में काम करती? और तुमने माँ को रोका क्यों नहीं? माँ ने कहा कि बेटी की ससुराल है, वो यहाँ नहीं रह सकती। फिर बताओ मैं उन्हें कैसे रोक सकती थी? अनुराग अक्षरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी माँ की बात को ही बार बार आगे रख रही थी। अनुराग गुस्से में वहां से चला जाता है और उसकी माँ को ढूंढने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अक्षरा की माँ कहीं नहीं मिलती। क्या हुआ अनुराग बेटा? तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तुमने अक्षरा से शादी की बात की, हमने तुम्हारी शादी करा दी। अब तुम्हें किस बात की चिंता है? बाबा, मुझे बस चिंता अक्षरा की माँ की हो रही है। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। देखो बेटा, उनकी यहाँ पर लड़कियों के घर में इस तरह रुकना अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है वो इसलिए चली गई हो। बाबा, अक्षरा एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन उसकी माँ हमेशा से ही मेरे लिए फरिश्ता रही है। मुझे याद है बचपन में जब भी मैं बहुत बीमार होता था, वो घंटों मेरे पास बैठी रहती थी। आप या मम्मी को तो समय ही नहीं होता था, और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो मुझे उनकी ममता और ज्यादा महसूस होने लगी थी। तभी मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं उन्हें अपनी माँ का दर्जा जरूर दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं। मैंने अक्षरा से शादी बस इसलिए की थी कि मैं उनका भी ख्याल रख सकूं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वो नौकरानी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती थी? ये कहकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नहीं माँ, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने बचपन से देखा है, तुम लोग तो अपना काम देखते थे और वो बेचारी हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। सुन रहे हो तुम अपने बेटे की बात? एक नौकरानी को ये मेरे बराबर बैठा रहा है। और उधर इन सब चीजों से बेफिक्र होकर अक्षरा अपने कमरे में बैठे हुए मजे से टीवी देख रही थी। मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है। बचपन से जिस घर में मैं चुप चुप कर इधर उधर चीजों को देखा करती थी, आज वो सारी चीजें मेरी अपनी हैं और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। सचमुच में कितने मजे की जिंदगी है। इतने ठंडे कमरे में इतनी सारी खाने पीने की चीजों के साथ में टीवी देख रही हूँ। तभी अनुराग घर के कमरे के अंदर आता है और अक्षरा को बेफिक्र होकर टीवी देखता हुआ देख वो बोलता है, मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि मैंने बहुत जगह ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हारी माँ का कहीं पता नहीं चला। पर मैं हैरान हूँ
तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम तो आराम से मजे कर रही हो। क्या कहा तुमने? मैं मजे कर रही हूँ? तुम मत करते मुझसे शादी, मैंने नहीं कहा था। और तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मेरी माँ मुझे बोलकर गई है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया होगा। जिस दिन उनका दिल करेगा वो मुझे आकर मिल लेंगी। अनुराग अक्षरा से कुछ नहीं कहता और उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन अनुराग के दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो उसे एक बड़े से अस्पताल में लेकर जाता है। तभी उसकी नजर अक्षरा की माँ पर पड़ती है जो वहां पर सफाई कर्मचारी थी। वो उन्हें देखते ही उनके पास चला जाता है। आप यहाँ पर हैं? मैंने सारा शहर ढूंढ डाला। आप घर छोड़कर क्यों आ गई? बेटा, मैं एक लड़की की माँ हूँ और लड़की के ससुराल में माँ का रुकना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं वहां से चली आई। अब अक्षरा इतने बड़े घर की बहू है, वहां पर आना जाना मेरा अच्छा नहीं लगता। सब लोग क्या कहेंगी? कितने बड़े घर में एक नौकरानी की बेटी को अपनी बहू बनाया है। देखो माँ, मैंने अक्षरा से शादी इसलिए नहीं की थी कि अक्षरा मुझे बहुत अच्छी लगी या मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने तो उससे शादी इसलिए की थी ताकि आपको कभी भी तकलीफ में ना देख सकूं। मैं बहुत ही दिल से सोचने वाला लड़का हूं। मैंने बचपन से देखा था आप मेरी कितनी देखभाल करती थी। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। तुम इतने बड़े घर के लड़के होकर भी हम जैसे छोटे लोगों के ऊपर दया रखते हो। मैं कुछ नहीं जानता। अब आप मुझे मिल गई हो, बस अभी के अभी मेरे साथ घर चलो और आज के बाद आप वहीं मेरे साथ रहेंगी जैसे माँ बाबा रहते हैं। वंदना बहुत मना करती है लेकिन अनुराग वंदना को जबरदस्ती घर ले आता है। अक्षरा अपनी माँ की हालत देखकर हैरान हो जाती है और उधर अनुराग के माता पिता भी इस बात के खिलाफ हो जाते हैं। अनुराग, तुम क्या कर रहे हो? वंदना यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें उनकी देखभाल करनी है तो कहीं पर घर लेकर दे दो। मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा ही बेवकूफ है। उसे ये नहीं पता कि हमारे घर में सब लोग आने जाने वाले बहुत अमीर लोग हैं। एक तो उसकी जिद के आगे हमने एक नौकरानी की बेटी से इसकी शादी कर दी और ऊपर से अब उस नौकरानी को घर में भी रखें। अनुराग उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अक्षरा को जब ये बात पता चलती है, अनुराग, माँ बाबा गलत क्या कह रहे हैं? तुम खुद ही सोचो, कल को तुम्हारे घर में कोई पार्टी हो और सब लोग वहां पर आए तो क्या कहेंगे कि औरत तो बरसों से उनके घर में नौकरानी थी और उसी की बेटी इस घर की बहू है। माँ की तो छोड़ो, मुझे कितना बुरा लगेगा ये सब सुनकर। तुम कैसी बात कर रही हो अक्षरा? वो तुम्हारी माँ है। उनका तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम्हें तो उनके बारे में सोचना चाहिए था और तुम अपने बारे में सोच रही हो। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, मैं माँ बाबा और इस घर के बारे में भी सोच रही हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम सबके बारे में सोच रही हो, बस केवल अपनी माँ को छोड़कर। अनुराग के ऐसा कहते ही अक्षरा चुप हो जाती है। अनुराग वंदना को एक कमरा तैयार कर देता है और उसी घर में रहने के लिए बोलता है। पर यह बात अनुराग की माँ को पसंद नहीं आती और वो सीधा वंदना के पास पहुंच जाती है। वो तो बच्चा है, उसे तो अकल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अकल होनी चाहिए। तुम क्या इस तरह अपनी बेटी के घर में रहती हुई अच्छी लगोगी? अनुराग ने कहा और तुम मुंह उठाकर चली आई। नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अनुराग बेटा से बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने जिद की और मुझे यहाँ ले आया। मुझे तो लगता है इन सब में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ही कोई चाल है। बाहर खड़ी हुई अक्षरा सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अपनी माँ को किसी और से बातें सुनते हुए देखकर अक्षरा को बड़ा गुस्सा आता है और वो दरवाजा खोलकर सीधा अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मैं तो खुश हो रही थी कि मैं बड़े घर की बहू बन गई और अब अपनी गरीब माँ की अमीर बेटी। लेकिन मुझे ऐसी अमीरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जहां पर मुझे या मेरी माँ को भला बुरा कहा जाए। ना तो हमने आपके बेटे से कहा था और ना ही आपके बेटे ने आपकी कोई बात सुनी थी। इन सब में मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है। अक्षरा बेटी, बड़ों से जबान नहीं लड़ाते। तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। तभी अनुराग भी वहां पर आ जाता है। अक्षरा बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही है। आज ही तो इसने आपकी कदर करनी सीखी है। और माँ, आपके पास बेटा है आपका ख्याल रखने के लिए, लेकिन वंदना की माँ के पास बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। क्या हो जाएगा अगर वो यहाँ पर रहेगी तो? बेटा, अपनी माँ से ऐसा नहीं कहते हैं, वो सही कह रही है। मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें मेरा ख्याल ही रखना है तो तुम मुझे कोई छोटा सा घर लेकर दे दो, मैं वहां रह लूंगी। हाँ अनुराग, इसी में ही माँ की और हम सबकी भलाई है। इस तरह माँ को बातें भी नहीं सुनाई पड़ेंगी और घर की शांति भी बनी रहेगी। अनुराग फिर ऐसा ही करता है। वो वंदना को एक छोटा सा घर लेकर दे देता है और उसके बाद उनका ख्याल भी अपने माता पिता की तरह ही रखता है। और उधर अक्षरा भी अनुराग के माता पिता का बहुत ख्याल रखती है।
भरतपुर नामक एक गांव में सोहनलाल अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। सोहनलाल और उसकी पत्नी सुलेखा बहुत ही ईमानदार और मिलनसार थे। सब गांव वाले उन दोनों पति पत्नी को बहुत पसंद करते थे। सोहनलाल के पास में 10 बकरियां थीं और उसमें हर बकरी का नाम रखा हुआ था। वो अपनी बकरियों को अपने बच्चों की तरह रखता था। सोहनलाल अपनी बकरियों को चराने के लिए दूर जंगल में ले जाया करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। उसी गांव में ही सुलेखा की बहन रेखा भी रहती थी, जिसके पति का नाम चंदूलाल था। चंदू की गांव में एक सुनार की दुकान थी। सुलेखा और रेखा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां सुलेखा बहुत मिलनसार थी, वहीं रेखा लोगों को देखकर जलती भुनती रहती थी और उसका पति भी वैसा ही था। वो सुलेखा और सोहनलाल से भी बहुत जलते थे। एक दिन सुबह, सोहन, ओ बेटा सोहन, क्या तू घर पर है? अरे काका, आप आओ आओ, बड़े दिनों बाद आए। क्या हुआ काका, सब ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक ही है। तू बता, तू कैसा है? मुझे काम था तेरे से। हाँ हाँ काका, बताओ क्या काम है? बेटा तुझे तो पता ही है, इस बार इतनी बारिश हुई है, फसल भी ढंग से तैयार नहीं हो पाई। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ काका, ये भी कोई बोलने की बात है। बताओ कितने पैसों की जरूरत है। ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे, पर जितना हो सकेगा मैं करूँगा। बस यही 1,500 रुपए की जरूरत है। जैसे ही मेरा बेटा शहर से आएगा, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है काका, अभी जरूरत है तुम इस्तेमाल करो। जब पैसे होंगे तो मेरे को वापस कर देना। बेटा तेरा जैसा बेटा तो सबका होना चाहिए। सुलेखा, सुलेखा, मैंने सारी बकरियों को बाहर निकाल लिया है। बकरियों को चराने जंगल की ओर जा रहा हूँ। जी ठीक है, मैं घर का ख्याल रखूंगी। आप समय से घर आ जाना। हाँ, मैं समय से आ जाऊंगा। और ऐसा बोल के सोहनलाल अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में पहुंचकर वो सब बकरियों को खुला छोड़ देता है और बकरियां घास चरने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सोहनलाल उनको इधर उधर भागते दौड़ते देखता है, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। काफी देर बाद जब सोहनलाल की आंख खुलती है तो वो बोलता है, अरे, आज मेरी आंख कैसे लग गई? कितनी देर सोया? सारी बकरियां कहाँ हैं? उसके बाद वो अपनी सारी बकरियों को इधर से उधर इकट्ठा करने लगता है। सारी बकरियों को इकट्ठा कर लेता है तो वो देखता है कि एक बकरी कम है। जो बकरी झुंड से अलग हुई होती है, उस बकरी का नाम नीलू होता है। अरे, नीलू दिखाई नहीं दे रही। बाकी सब बकरियां यहाँ हैं। कोई उसे जंगली जानवर तो नहीं उठा कर ले गया? हे भगवान, आज कैसे मेरी आंख लग गई? मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? वो सोचता है कि पहले मैं सारी बकरियों को घर छोड़कर आता हूँ और फिर नीलू को ढूंढता हूँ। सुलेखा, आज बहुत बुरा हुआ। आज बकरियों को चराते समय मेरी आंख लग गई और नीलू मिल नहीं रही। हे भगवान, यह क्या हो गया? क्या उसे कोई जानवर खा गया? शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, ऐसा ना हो। सुन, मैं नीलू को ढूंढने वापस जंगल जा रहा हूँ। अगर उसे कोई जंगली जानवर खा गया हो तो? वह तो मुझे नहीं पता। अगर मैं उसे ढूंढने नहीं गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं एक बार जंगल होकर आता हूँ। और ऐसा बोल कि सोहनलाल जंगल की ओर चला गया। जंगल के अंदर जाते जाते हुए चारों तरफ इधर उधर नीलू को आवाज दे रहा था। बहुत देर हो गई थी, अंधेरा भी होने लगा था। नीलू, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई। कहीं तुम्हें कोई जानवर तो नहीं खा गया? भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? तभी उसे दूर से किसी के मिमियाने की आवाज सुनाई देती है। वो खुशी से उस तरफ भागने लगता है। वो देखता है कि नीलू का पैर एक रस्सी में फंसा होता है। नीलू को देखकर सोहनलाल की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं और वो भाग के नीलू के पैर से रस्सी को निकालता है और उसे गले लगाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो। सोहनलाल को देखकर नीलू की आंखों में भी पानी आ जाता है और वो जोर जोर से मैं करने लगती है। अरे मेरा बच्चा, प्यारा नीलू, तू मिल गई। चल, बहुत थक गई होगी तू। तो तेरे लिए कुछ खाने पीने को ढूंढता हूँ।
चल नीलू, उधर पानी है, चल दोनों मिलकर पानी पीते हैं। वो एक छोटा सा पानी का तालाब होता है। उसके चारों तरफ काफी हरियाली होती है। तो सोहनलाल नीलू को लेकर उस तालाब पर पहुंचता है और नीलू को बोलता है पानी पी, और खुद भी अपने हाथों से पानी पीने लगता है। पर ये क्या, उस तालाब में पानी की जगह बहुत सारे रंग बिरंगे चमकदार पत्थर सोहनलाल के हाथ में आ जाते हैं। अरे ये क्या है? वो फिर अपने हाथों को तालाब में डालता है, पर इस बार भी रंग बिरंगे चमकदार पत्थरों से उसका हाथ भर जाता है। नीलू पानी में मुंह डालती है पानी पीने के लिए, तो उसके मुंह में भी पत्थर भर जाते हैं। ये कैसा तालाब है? इसमें तो पानी ही नहीं है। तभी तालाब में से आवाज आती है, मैं एक जादुई तालाब हूँ, मैं कोई पानी वाला तालाब नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ से जितना सोना चांदी रंग बिरंगे मोती जो चाहिए सब लेकर चले जाओ। सोहनलाल डर के थोड़ा पीछे हो जाता है और नीलू को भी पीछे खींच लेता है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? क्या ये आवाज तालाब से आ रही है? हाँ हाँ, डरो मत, मैं जादुई तालाब हूँ। यहाँ से जितना सोना चांदी हीरे मोती जो चाहिए सब लेकर चले जाओ। हे तालाब, मुझे और मेरी बकरी को बहुत प्यास लगी है, क्या तुम हमारी मदद पानी पीने में कर सकते हो? हा 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 हा, मैं एक जादुई तालाब हूँ, मैं पानी नहीं पिला सकता। तुम्हारे सामने इतना सोना चांदी हीरे ज्वारा सब कुछ पड़ा है और तुम्हें पानी की पड़ी है। जादुई तालाब, तेरे इस सोने चांदी हीरे ज्वारात से मैं अपनी और अपनी बकरी की जान नहीं बचा सकता। इस समय तुम्हारे हीरे मोती से ज्यादा कीमती पानी है हमारे लिए। जादुई तालाब सोहनलाल को परख रहा होता है। वो देखता है कि सोहनलाल को इस समय अपनी बकरी की पड़ी होती है। वो सोहनलाल की दयालुता से बहुत प्रभावित होता है। सोहनलाल, अगर मैंने तुम्हें पानी दिया तो फिर मैं तुम्हें हीरे ज्वारात सोना चांदी कुछ नहीं दूंगा। हे जादुई तालाब, मुझे और मेरी बकरी को इस समय पानी की जरूरत है। तुम हमें पानी दे दो, हमें तुम्हारे हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और ऐसा बोल के वो अपने अंदर से एक धारा को बाहर निकालता है और सोहनलाल और उसकी बकरी बहुत पानी पी के उसको बोलते हैं, हे जादुई तालाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहनलाल, तुम बहुत ईमानदार हो, तुमने अपनी बकरी के बारे में सोचा। मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हें जितना सोना चांदी हीरे ज्वाहरात चाहिए तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो। हे जादुई तालाब, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे खुशी होगी सोहनलाल, अगर तुम यहाँ से कुछ लेकर जाओगे तो तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम लोगों की मदद करते हो, तुम बहुत दयालु हो, ये तुम्हारा इनाम है। ऐसा सोचकर ही तुम ये हीरे ज्वाहरात मोती अपने साथ ले जाओ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। वो तालाब को धन्यवाद बोलकर अपनी नीलू को लेकर घर की ओर चल देता है। नीलू को सोहनलाल के साथ आता देखकर सुलेखा भाग के नीलू को गले लगा लेती है। नीलू, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता नहीं मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हाँ सुलेखा, भगवान की दुआ से नीलू मिल गई। चल मैं इसे बकरियों के साथ बाड़े में बांध कर आता हूँ, बहुत भूख लगी है, खाना निकाल ले। ठीक है। और फिर सोहनलाल नीलू को बाड़े में बांधकर खाना खाने आ जाता है। सोहनलाल गमछे को जमीन पर रखता है तो उससे देखकर सुलेखा हैरान हो जाती है कि इतना हीरा जवाहरात सोना चांदी कहाँ से आया। अरे सुलेखा, ऐसे मत देख, मैं कुछ चोरी करके नहीं लाया, यह सब कुछ तो मुझे जादुई तालाब ने दिया है। फिर वो सुलेखा को सारी बात बताता है कि कैसे जादुई तालाब ने उसे सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए। यह तो बहुत बेशकीमती लग रहा है, हम इन सब का क्या करेंगे? अरे सुलेखा, तू कैसी बात कर रही है? अभी तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मेरे पास है। एक काम करना, तू कल अपनी बहन के यहाँ जाकर एक पत्थर ले जा और पता तो कर कि क्या ये असली है या हम यूं ही खुश हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही पता करती हूँ। और फिर दोनों सो जाते हैं।
अगली सुबह मैं बकरियों को चराने लेकर जा रहा हूँ। तुम एक पत्थर उसमें से निकाल कर अपनी बहन को दिखा कर आओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। थोड़ी देर बाद सुलेखा अपनी बहन रेखा के यहाँ जाती है। रेखा सुलेखा को देखकर बोलती है, अरे सुलेखा, तू यहाँ कैसे आना हुआ? बहन, मैं तेरे पास किसी काम से आई हूँ। हाँ हाँ बोल, किस काम से यहाँ आई है? पहले मेरे साथ अंदर तो चल, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। जीजा जी कहाँ हैं? उनको भी बुला ले। अरे ऐसा क्या है तेरे पास जो इतना चुपके से दिखाना है? बहन, पहले तू अंदर आ और जीजा जी को भी बुला ले। ठीक है, तू बैठ, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। फिर रेखा जल्दी से अपने पति चंदूलाल को बुला लेती है और वो बोलती है कि सुलेखा आई है कुछ दिखाने के लिए। सुलेखा, वो क्या दिखाने के लिए आई है? और फिर वो रेखा के साथ घर के अंदर जाता है जहाँ सुलेखा पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो आते हैं, सुलेखा चंदूलाल के हाथ में सुनहरा पत्थर रख देती है। जीजा जी, जरा देखकर तो बताओ, क्या यह पत्थर असली है? अरे सुलेखा, तुझे पत्थर कहाँ से मिला? ये तो बहुत कीमती पत्थर है, इसकी तो कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। अच्छा जीजा जी, मैं तो बस यही पता करना चाहती थी कि यह पत्थर कैसा है। अब चंदूलाल और रेखा हैरानी से सुलेखा को देखते हैं। तभी रेखा सुलेखा से पूछती है, अपनी बहन को नहीं बताएगी कि ये पत्थर तुझे कहाँ से मिला? सुलेखा अपनी बहन रेखा को तालाब वाली बात बता देती है। सुलेखा के जाने के बाद में रेखा अपने पति चंदू से कहती है, सुनो जी, हमें भी उस तालाब से हीरे जवाहरात मोती लाने चाहिए। कह तो ठीक रही है, ये हमें एक पत्थर दिखाने आई है, पर मेरी मान, उनके घर में बहुत सारा हीरा जवाहरात और सोना चांदी है। हम आज रात को जंगल में जाकर उस तालाब को ढूंढ लेंगे और हम भी बहुत सारा हीरा जवाहरात सोना चांदी लाएंगे। और फिर दोनों मियाँ बीवी रात को जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी दूर जाने पर उन्हें दूर से तालाब दिखाई देता है। वो भागकर तालाब के पास जाते हैं और तालाब के पास जाते ही, सुन तो, जितनी बोरियां लेकर आई है उन सबको यहाँ पर लाइन से लगा दे। मैं फावड़े से जल्दी जल्दी सारा हीरा जवाहरात निकाल कर उन्हें भर दूंगा। हाँ जी, मैं जल्दी यह बोरियां लगा रही हूँ, आप बस जल्दी से निकालना शुरू करो। और चंदूलाल जैसे ही तालाब में फावड़ा मारता है, वहां से कंकर पत्थर निकलने शुरू हो जाते हैं। वो तालाब से बोलता है, हे जादुई तालाब, जल्दी से हमें बहुत सारा हीरा जवाहरात सोने चांदी दे। पर तालाब से कंकर पत्थर ही निकल रहे होते हैं। तब गुस्से में चंदू अपनी पत्नी से बोलता है, तेरी बहन झूठी है, उसने हमें जरूर जादुई तालाब का गलत पता दिया है। इस तालाब में से तो सिर्फ कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। तभी जादुई तालाब बोलता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम सोहनलाल के साड़ू और साली हो। तुम दोनों बहुत लालची हो, तुम लोगों को परेशान करते रहते हो और तुम तो लोगों को नकली सोना और चांदी के जेवर तक बना कर देते हो। मैं एक जादुई तालाब हूँ, पर मैं उन लोगों की ही मदद करता हूँ जो सच्चे होते हैं। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम दोनों को सांप से कटवा दूंगा। ये सुनकर पहले तो दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। फिर चंदू बोलता है, जादुई तालाब, या तो हमें भी हीरे मोती जवाहरात दे दे, वरना तेरे तालाब को अभी बंद कर दूंगा। तुम लोगों को शायद मेरी बात अभी समझ में नहीं आई। और इतना बोलते ही जादुई तालाब में से बहुत सारे सांप निकलकर चंदू और रेखा की तरफ चल देते हैं। इतने सांपों को अपनी तरफ आता देख दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से, तुम जैसे लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता। मेहनत का फल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। रेखा और चंदू वहां से भागकर वापस गांव आ जाते हैं, पर वो किसी को कुछ नहीं बताते। और उधर सुलेखा और सोहनलाल अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।